तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट को अपडेट करना। एक मिनट, मैंने आपको ये नहीं कहा कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट को पढ़ना शुरू करते हैं, मैंने आपको कहा अपडेट करना शुरू करते हैं, जैसा कि हम हर साल करते हैं। जो भी नया स्टूडेंट है जिसने भी इंडियन इकोनॉमी के कोर्स को रिसेंटली एनरोल किया है, शायद उसे बात ना पता हो, मैं उसके लिए एक बार बहुत जल्दी से चीज़ को समझा देता हूँ। देखो, हम लोग क्या करने वाले हैं और इस बार मैं कुछ चेंज भी लेके आ रहा हूँ। ये चेंज क्या है कोशिश करता हूँ 1 मिनट में समझाने की, समझ में आ गया तो ठीक, वरना जब धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ अपने आप जाओगे। जैसे स्टैटिक पोर्शन में नॉमिनल और रियल जीडीपी पे हम 1 घंटे से भी ज़्यादा का डिस्कशन कर चुके हैं। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा? हमने हर चीज़ पढ़ी। नॉमिनल रियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉमिनल रियल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, नॉमिनल रियल से जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकलता है, नॉमिनल रियल का क्या सिग्निफिकेंस है, नॉमिनल रियल में डिफरेंस कब बढ़ जाता है कब कम हो जाता है। इस तरीके की बातें हमने पढ़ी हैं, राइट। अब होता क्या है, हमेशा मैं आपको हर चीज़ पढ़ा भी देता हूँ और लिख के भी दे देता हूँ। ये दोनों चीज़ें मैं आपको करके देता हूँ, मगर इस बार मैं आपको कुछ चेंजेस के थ्रू चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। क्या? मैं आपको पूरी चीज़ें पढ़ाऊँगा, मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊँगा कि आपको कैसे लिखना है, बट जो थर्ड चीज़ है लिखने वाली, इस बार मैं कोशिश करूँगा कि आप खुद सारी चीज़ों को लिखो। और वो कैसे होगी पॉसिबल, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम माने कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जितनी भी मेजर इकोनॉमीज़ हैं उन्होंने प्री पैंडेमिक जीडीपी लेवल से कब अपनी देश की जीडीपी को सरपास किया। जैसे चाइना ने 2020 में किया, इंडिया ने 2021 में किया। अब होता क्या है, जब मैं आपको ये चीज़ पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों को आप भूलो ना, इन बड़े बड़े ग्राफ्स को देख के आप डरो भी ना। ऐसा क्या किया जाए? तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जैसे लेट सपोजिटली ये एक पूरा इशू है जहाँ पे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी के बारे में आपको समझाया है कि रियल जीडीपी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे बताइए, और नॉमिनल जीडीपी का एब्सोल्यूट नंबर आपको दिखाया है। अब बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में ही नहीं आती है कि रियल जीडीपी की ग्रोथ ये वाई एक्सिस पे दी हुई है परसेंटेज टर्म्स में, जो कि ये लाइन बता रही है, और नॉमिनल जीडीपी एब्सोल्यूट नंबर्स में दिया हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कि नॉमिनल जीडीपी को लेफ्ट साइड से पढ़ना है, इसको रियल को वाई से पढ़ना है, राइट से पढ़ना है, और यहाँ पे ईयर दिया हुआ है। और वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पे अगर रियल और नॉमिनल को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालना हो तो कैसे निकाला जाए। इस चीज़ को कैसे समझें और कैसे अपने हाथों से उस चीज़ को ड्रॉ करें, बस उसी लिए हम ये मेहनत करने वाले हैं। तो मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाऊँगा, मैं आपको ये चीज़ें समझाऊँगा, है ना। मैं आपको इन ग्राफ्स में ये भी बताऊँगा कि आपको यहाँ पे ड्रॉ कैसे करना है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, बट एट दी एंड करना आपको पड़ेगा। और जब आप विश्वास मानो एक बार इन चीज़ों को कर लोगे ना अपने हाथ से, कि खुद ने ड्रॉ कर लिया एब्सोल्यूट नंबर में, नॉमिनल को रियल में खुद बना दी, समझ के बना ली कि रियल में कैसे परसेंटेज आएगा, सब चीज़ें, दुनिया की कोई ताकत आपसे इकोनॉमी के क्वेश्चंस को गलत नहीं करवा सकती, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले जीडीपी के बारे में पढ़ाया हुआ है ना, जैसे नॉमिनल और रियल, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो एक्चुअल में आपको ओरिजिनल फिगर देखने को मिलते हैं वो आपको कैसे लिखने हैं और कैसे उनका कैलकुलेशन करना है, इससे इसको कैसे माइनस करना है, डिवाइड करना है, इसको कैसे करना है, दोनों को अलग कैसे कैलकुलेट करना है, दोनों को कंपेयर कैसे करना है, ये सब मैं सिखाऊंगा, ठीक है। बट अगेन, ये चीज़ करना कैसे है वो मैं सिखाऊंगा, लिखना क्या है वो भी मैं बता दूंगा, बट एट द एंड करना आपको पड़ेगा, ठीक है। एक बार चीज़ों को आपने पढ़ लिया, समझ लिया, अगर आपने इस चीज़ पे होमवर्क कर लिए तो बिलीव मी, मैं आपको ये अश्योरिटी दे रहा हूँ कि आपसे ज़्यादा पकड़ इकोनॉमी की आपके किसी दोस्त या कॉम्पिटिटर के पास नहीं होगी। मैं आपको इतना कॉम्पिटिटर बना दूंगा। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं लगातार अभी अगले 3 महीने तक करूँगा, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, ऐसा किसी ने कभी नहीं किया है। मैं इसमें आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे फिगर डाल के समझा के आगे बढ़ जाना वो और ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं अगर आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहा हूँ तो मैं आपसे ही उम्मीद करूँगा कि आप उस चीज़ का फ़ायदा ऐसे उठाओगे कि आप इस चीज़ को कंप्लीट करोगे ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले,
ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 जो कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमी की बात करता है। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर होता है, ये चैप्टर देश की अलग अलग इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करता है। मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपसे इन्फ्लेशन के बारे में भी बात की जाएगी, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, सारे तरीके के डेफिसिट की बात की जाएगी, जीडीपी की ग्रोथ कितनी हुई, या डेप्रिसिएशन जैसा कोई मुद्दा हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक कॉमन चैप्टर है। इसमें सारे जो मॉड्यूल्स होते हैं, या मैं कहूँ सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या मैं कहूँ जो सारे चैप्टर होते हैं इकोनॉमी की किसी भी किताब में, उन सब के स्टैटिस्टिक्स को इस चैप्टर में डिस्कस किया जाता है। तो इस चैप्टर को हम नॉर्मली जो भी इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं वो पढ़ेंगे। फ्यूचर चैप्टर्स से मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे स्टैटिक पोर्शन को देखते हुए। खैर, शुरू करते हैं अभी इस चैप्टर को। देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट मेंशन्ड है, बस इसी को पढ़ना है। पहला पॉइंट, इकोनॉमिक सर्वे का फोकस किस पे है? पब्लिक स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। हम में से कौन नहीं जानता कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का कितना ज़्यादा फोकस है? पीएम गति शक्ति हो, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान हो, हम सब पढ़ चुके हैं, है ना? तो ये हम जानते हैं। सेकंड, कौन नहीं जानता डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है सरकार का। हम लोग डिजिटलाइजेशन करना चाह रहे हैं, जितनी भी तरीके की सर्विसेज हमारी सरकार प्रोवाइड करती है, राइट। और थर्ड है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये बात करता है फिस्कल बैलेंस के बारे में ऑफ जनरल गवर्नमेंट, मतलब कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर। यहाँ से एक चीज़ और समझ में आई कि जब भी जनरल गवर्नमेंट की बात हो तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को साथ में देखा जाता है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि फिस्कल बैलेंस जो है जनरल गवर्नमेंट का, वो इम्प्रूव हुआ है प्रोग्रेसिवली डिस्पाइट एक्सपांशनरी पब्लिक इन्वेस्टमेंट। मतलब सरकार का खर्च बढ़ने के बाद भी, या जब से सरकार ने खर्च बढ़ाया है उसके बावजूद भी जो फिस्कल बैलेंस है वो सरकार का इम्प्रूव हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्स कंप्लायंस देखने को मिल रहा है, लोग टैक्स को कंप्लाई कर रहे हैं, जिसके थ्रू सरकार को गेन हो रहा है, ठीक है। और ये जो टैक्स कंप्लायंस कर रहे हैं, ये लोग क्यों कर रहे हैं? दीज टैक्स कंप्लायंस गेन्स ड्रिवन बाय प्रोसीजरल रिफॉर्म। हमारी सरकार ने प्रोसीजरल रिफॉर्म करे, एक्सपेंडिचर रेस्ट्रेन एंड इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन। इसके बाद वो बात कर रहा है एक्सटर्नल बैलेंस के बारे में। एक्सटर्नल नाम सुनते ही समझ में आ गया कि ग्लोबल लेवल पे बात चलेगी। आप में से कौन नहीं जानता कि कोविड पेंडेमिक के टाइम पे सारी कंट्रीज़ ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया था। एक्सपेंडिचर बढ़ा देने का मतलब है मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा देना। मार्केट में मनी सप्लाई जैसे ही बढ़ा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर उन पर आ गया था, मगर अब वो प्रेशर श्रिंक हो रहा है और ट्रेड भी रिकवर हो रहा है। तो अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल शॉक नहीं फ्लेयर अप होता है तो जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के चांसेस बहुत कम है और एक स्टेबल ग्लोबल लेवल पे स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। फिर ये बात कर रहा है रियल जीडीपी के बारे में कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में इट वाज 20% हायर देन इट्स लेवल इन 2020। होना भी चाहिए क्योंकि कोविड पेंडेमिक से हम उभर चुके हैं। तो अगर ऐसे एक टाइम पीरियड से हम कंपेयर कर रहे हैं जब कोविड पेंडेमिक का टाइम पीरियड था, तो अभी की रियल जीडीपी तो ज़्यादा होनी ही चाहिए। मगर इसी के साथ वो ये भी बता रहा है ये एक फीएट है हमारा, मतलब एक अचीवमेंट है, क्योंकि ऐसी बहुत ही कम इकोनॉमीज़ हैं जो इस चीज़ को अचीव कर पाई हैं। फिर ये 2025 के लिए भी एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट बता रहा है कि हम और ज़्यादा इससे बेहतर ग्रो कर सकते हैं। अब आते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक सिनारियो पे। ग्लोबल इकोनॉमी की अगर बात करें तो 2023 में 3.2% की ग्रोथ को रजिस्टर किया गया है, जो कि मार्जिनली लोअर है 2022 से। अब देखो, मेन काम ये है, आपको इन ग्राफ्स को पढ़ते हुए आना चाहिए। जैसे यहाँ पे ग्रोथ की बात चलेगी, मैक्रो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, बड़े ही आसान से ग्राफ है। देखो 2022 में 3.5% थी, 2023 में रियल जीडीपी ग्रोथ 3.5 है, ओ सॉरी 3.2 है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि रियल जीडीपी ग्रोथ कम हो गई है ग्लोबल लेवल पे? जवाब है हाँ, है ना। तो 3.5 से 3.2 आ गई। यही तो वो बोल रहा था
कि रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 3.2 इन 20, दो मार्जिनली लोअर देन 2022, तो लोअर हो गई। अब सीपीआई इन्फ्लेशन को अगर देखें 2011 से 2019 एवरेज आउट करके, तो 2022 में इतना था, 2023 में मतलब इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हुआ है, ये भी अच्छी बात है। फिर एक्सपोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो 2022 में एक्सपोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा थी और 2023 में ये कम हो गई। तो देखो अब ये कम क्यों हुई, इसको समझना टफ लग रहा है क्या आपको? क्योंकि 5.2% 2022 का टाइम पीरियड है। इसका मतलब इसके पहले अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत कम ग्रो हुई होगी। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? अगेन कोविड पेंडेमिक। मगर इसके बाद एकदम से ये रैपिडली ग्रो हुई, तो ये ग्रोथ रेट बता रहा है, ये एब्सोल्यूट मैनर में थोड़ी बता रहा है। अब हुआ क्या, क्योंकि 2022 से हम 2023 को कंपेयर कर रहे हैं, तो क्योंकि इसके पहले पेंडेमिक आया, सब चीज़ें ठप पड़ गई थी, एकदम से ये बढ़ गया जो ग्रोथ है। तो अब बेस क्या हुआ, बहुत बड़ा हो गया, और जब भी बेस बड़ा हो जाता है तो उसके आने वाला फिगर छोटा लगता है, तो ये 0.5% हमको छोटा लग रहा है। समझ आ गई बात? फिर जैसे एफडीआई का आउटफ्लो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये ग्लोबल लेवल की बात चल रही है ना, भूलना नहीं है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 1.6 से 1.5 पे आ गए हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इसका मतलब एफडीआई आउटफ्लो कम हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ये एक गंदी बात है ना, क्योंकि ये फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड या फिर देशों के इंटरेस्ट को शोकेस कर रहा है कि वो कम हो रहा है, एफडीआई आउटफ्लो कम हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो चाहे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो। फिर जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स, ये अच्छी बात है। 2023 में जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स को देखें तो वो कम होता हुआ हमें दिख रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन प्रेशर इंडेक्स, ये भी एक अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि पहले ये सप्लाई चेन पे प्रेशर ज़्यादा था, इंडेक्स के थ्रू हमें पता चल रहा है, और अब कम है। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है। चलो फिर से यहाँ पे बोल रहा है वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर के बारे में, हैव बीन सिग्निफिकेंटली हायर ऑन अकाउंट ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ कोर इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, रिफाइंड इन्फ्लेशन, है ना, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। फिर ग्लोबल ट्रेड मॉडरेट हुआ ड्यू टू राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रॉस बॉर्डर रेस्ट्रिक्शन एंड स्लोअर ग्रोथ इन एडवांस्ड इकोनॉमीज, ये भी हमने अभी देखा मैप के थ्रू। और एफडीआई फ्लो में भी मॉडरेशन हुआ, ये भी हमने देखा। अब ग्लोबल इकोनॉमी रजिस्टर्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे वर्ल्ड आउटपुट। वर्ल्ड आउटपुट अगर आप देखोगे तो ये 2022 है, ये 23, ये 24। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये ऐसा बनेगा कुछ नहीं, ये ऐसा बनेगा कुछ, राइट। ये इसके नीचे आएगा, ये ऊपर, और ये सबसे नीचे। तो ये इसका ऐसा ग्राफ बन रहा है वर्ल्ड आउटपुट का, पहले कम हुआ फिर बढ़ा, मगर अभी तक 2022 के लेवल पे नहीं आया है। ये होता है ग्राफ पढ़ने का तरीका। जब तक आप इन चीज़ों को ऐसे एनालाइज नहीं करोगे ना, ये थियोरेटिकल पढ़ने से कोई मतलब थोड़ी है ना। हम तो एक टॉपर के जैसे पढ़ना चाहते हैं, तो इसको ऐसे पढ़ो। फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में देखो, जो ग्लोबल इकोनॉमी ने ग्रोथ रजिस्टर करी वो कैसी रही, 2022 में ज़्यादा थी यहाँ पे, फिर ये कम हुई, फिर बढ़ी, मगर अभी भी इस लेवल को टच नहीं कर पाई है। उसके बाद में इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में देखें तो यहाँ पे ज़्यादा थी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, और इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ ने 2022 के ग्रोथ रेट के मार्क को भी क्रॉस कर दिया है। भले ही बहुत मॉडरेट सा करा है, 4.1 से 4.3 हुई है, मगर फिर भी करा तो है, ये एक अच्छी खबर है। इसका मतलब अगर वर्ल्ड आउटपुट को देखें तो ये भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, एडवांस्ड इकोनॉमीज़ ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मगर इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया है। यही चीज़ वो लिख रहा होगा, देखते हैं। बोथ इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज एंड एडवांस इकोनॉमीज अचीव हायर ग्रोथ इन 2023 देन अ प्रोजेक्टेड अ ईयर अगो। ये प्रोजेक्शन पे बता रहा है ना कि जितना प्रोजेक्ट किया था उससे तो इन दोनों टाइप की इकोनॉमीज ने अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, सारी ही तरीके की मेजर इकोनॉमीज ने प्री कोविड पेंडेमिक को सरपास कर लिया है। और ये जो डाटा बता रहे हैं कि सारी इकोनॉमीज ने प्री कोविड पेंडेमिक से सरपास कर लिया है, वो बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रियल जीडीपी, जो कि अच्छी बात है। मगर जैसा हमने देखा कि इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ ने तो बहुत अच्छी ग्रोथ ली है,
वो क्यों लिए उसका रीज़न यहाँ पे आपको दिखेगा कि इंडिया और चाइना ने अचीव की है जीडीपी लेवल 20% हायर इन 2023 कंपेयर टू 29 लेवल। फिर वो लिख रहा है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज जैसे कि यूएस विटनेस कंटिन्यूड ग्रोथ मोमेंटम, हाउएवर इकोनॉमिक एक्टिविटी रिमेन सबड्यूड इन द यूरो एरिया। अब आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे तो ये उल्टा हो रहा है, फिर जो यहाँ पे मेंशन्ड है, अरे तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का है, सिर्फ यूएस का थोड़ी है। और यहाँ पे एडवांस्ड इकोनॉमीज में पूरे एडवांस्ड इकोनॉमीज का, सिर्फ यूएस की बात थोड़ी चल रही है ना। यहाँ पे तो सिर्फ यूएस का लिखा है उसने कि यूएस विटनेस कंटिन्यूस ग्रोथ मोमेंटम। तो ग्रोथ तो अचीव करी है, सब ने करी है, यूएस ने भी करी है, टर्की ने भी करी है, सब ने एडवांस्ड इकोनॉमीज ने। मगर जो ग्रोथ है वो अभी भी इस लेवल से 2022 के कम है, और हमने 2022 के लेवल को पास कर दिया है। हमने का मतलब इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज, भारत की बात नहीं चल रही है ना। ग्राफ को पढ़ना सीखना पड़ेगा आप लोगों को। फिर यहाँ पे वो देखो क्या बताएगा कि द इकोनॉमिक शॉक रिजल्टिंग फ्रॉम द रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट इम्पैक्टेड ऑन यूरोप, ये सब फर्जी बातें, ठीक है। अब आते हैं इंडिया पे। इंडिया रजिस्टर्ड अ स्टीप डिक्लाइन इन इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द पेंडेमिक बट रिकवर्ड स्विफ्टली, क्योंकि प्राइवेट कंजम्पशन और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अच्छी बात है। वहीं चाइना का अगर एग्जाम्पल लें, इट हैड ओनली अ स्लाइट मॉडरेशन इन ग्रोथ ड्यूरिंग द पेंडेमिक ऑन अकाउंट ऑफ स्विफ्ट पॉलिसी एक्शंस इंक्लूडिंग अ हाई वैक्सीनेशन रेट, बट ग्रोथ हैज स्लोड सब्सिक्वेंटली ड्यू टू स्ट्रक्चरल इशूज़। यहाँ पे इंडिया और चाइना का कंपैरिजन किया है। कैसे किया है कि इंडिया ने पहले तो स्टीप डिक्लाइन देखा, अरे वी शेप्ड इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा है ना, तो पहले तो स्टीप डिक्लाइन देखा, फिर पेंडेमिक के बाद में हमारी अच्छी ग्रोथ हुई, उसके कारण ये थे। मगर चाइना के केस में अगर देखें तो एक स्लाइट मॉडरेशन आया है ग्रोथ में, मतलब हल्की सी बढ़ी है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं आपको, वो बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे बताया जा रहा है आपको ईयर इन विच द कंट्रीज क्रॉस्ड प्री पेंडेमिक जीडीपी। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि प्री पेंडेमिक में जितनी जीडीपी थी, उस जीडीपी के लेवल को हमने किस साल में क्रॉस कर दिया पेंडेमिक होने के बाद। तो प्री पेंडेमिक में क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे थे, तो हम ये देखना चाह रहे हैं इस चीज़ के थ्रू कि प्री पेंडेमिक के टाइम पे हमारी जो सिचुएशन थी, हम उससे आगे कौन से ईयर में निकल पाए। तो पता चलता है कि चाइना निकला था 2020 में और इंडिया निकला था 2021 में, मतलब कि तो इस चीज़ का सीधा सा मतलब है कि चाइना ने ज़्यादा जल्दी बाउंस बैक किया विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। मगर हाँ, ये बात भी सच है कि अब जो ग्रोथ पैटर्न दिख रहा है वो इंडिया का ज़्यादा दिख रहा है और चाइना का कम दिख रहा है। ये मतलब था ऊपर वाले सेंटेंस का और इस ग्राफ का। फिर अगर बात करें परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में, तो इसमें अपटिक देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लोग मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर देखो ग्लोबल पीएमआई आपको दिखा रहा है यहाँ पे ग्रोथ मोमेंटम। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स से बताता है कि लोग अब इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब यहाँ से हमें मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है, दोनों में। इसीलिए कॉम्पोजिट हमें फाइनली ऊपर बनाता हुआ इसने दिखाया है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे उसने बताया है हमको जियो पॉलिटिकल रिस्क का जो परसेप्शन है ये सॉफन हुआ है 2023 में। ऊपर भी पढ़ा था हमने, जैसे कि आप देखोगे 2023 अक्टूबर में बहुत ज़्यादा था, फिर लगातार कम हुआ, तो अब यहाँ पे है, तो अच्छी बात है। ग्लोबल चेन या ग्लोबल सप्लाई चेन प्रेशर ईज हो रहा है, मतलब कि पहले बहुत ज़्यादा था। क्यों था? जैसे यूक्रेन क्राइसिस हो गया, इजराइल फलस्तीन हो गया, अब यहाँ पे ये ईज आउट हो रहा है, ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। फिर देखो इन्फ्लेशनरी प्रेशर के बारे में वो आपको बता रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एडवांस्ड इकोनॉमीज में जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो भी डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, वर्ल्ड ओवर भी डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, और इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज का भी कम होता हुआ दिख रहा है। बट ये जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं इनका परसेंटेज देखो, लगभग 3% के आसपास दिख रहा है आपको, ये देखो ऐसा करके, है ना। और जो वर्ल्ड का है वो एडवांस्ड इकोनॉमीज के ऊपर है और इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज का ऊपर रहेगा इनसे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन इनसे ज़्यादा रहेगा, है ना। हम डेवलपमेंट के पाथ पे अभी, एक एनालिसिस ये भी हो सकता था आपका, ठीक है। तो इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज का यहाँ पे वर्ल्ड का यहाँ मतलब कि
अगर कोई आपसे पूछता है कि वर्ल्ड लेवल से हमारा इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, जवाब है हाँ। एडवांस इकोनॉमी से ज़्यादा होता है, जवाब है हाँ। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ एनालिसिस आप लोग कर सकते हो। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रेंड ओवरऑल लगभग एक जैसा है सबका, जवाब है हाँ। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉलिसी रेट्स की बात चल रही है। पॉलिसी रेट्स रिमेन हाई। चाइना, इंडिया, यूएस, इन तीन के देख लो। और इस चीज़ को हमने फाइनेंशियल मार्केट में लैबोरेटरी देखा भी हुआ है ना, यील्ड इन्वर्जन और इन सब के थ्रू। ग्लोबल कमोडिटी प्राइस इंडाइसेस में भी मॉडरेशन आया है। एनर्जी क्या देखें तो देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया था, 95 से सीधे 152, फिर 106 हुआ और अब 104 हो जाएगा माना जा रहा है। ठीक है, हो गया है, आई मीन टू से अप्रैल मई का बता रहा है ये, है ना, तो हो गया है। तो देखा हमने कि किस तरीके से एकदम से बढ़ा और फिर किस तरीके से कम हो रहा है। ऑयल एंड मिल्स का देखें तो यहाँ पे भी यही फीचर हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से आप देख सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइस इंडेक्स में क्या मॉडरेशन आ रहा है, जवाब है हाँ आ रहा है। मगर वहीं ये फेडरल रिजर्व की बात बताते हुए बता रहा है कि फेडरल रिजर्व अभी तक रिलक्टेंट थी टू लोअर रेट्स, और वो इसलिए थी क्योंकि परसिस्टेंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर उन्होंने पास्ट में देखा हुआ था। ये रिफ्लेक्ट भी होता है इन्वर्जन ऑफ द यील्ड कर्व से। शॉर्ट टर्म यील्ड आर हायर देन लॉन्ग टर्म यील्ड, जो कि नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये जो यील्ड इन्वर्जन का टॉपिक है ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इसको समझ भी नहीं पाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ना इस यील्ड इन्वर्जन के टॉपिक को एक बार पढ़ लो। इसको पढ़ने से क्या होगा कि आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे भी हमने 10 ईयर और 3 मंथ यील्ड्स के बारे में बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि यील्ड इन्वर्जन का मतलब होता है जब शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाए देन द यील्ड ऑन लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड। और ये कब होता है, जब इन्वेस्टर को ऐसा लगे कि इकोनॉमी ट्रबल में जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे यूपीएससी माइट बी पॉसिबल बना के पूछ सकता है। तो ये क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है तो इसके स्टैटिक पोर्शन पे कमांड कर लो, बाकी चीज़ें अपने आप समझ आ जाएंगी। इसके बाद में ग्लोबल जनरल गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट, अभी ग्लोबल लेवल की बात चल रही है, एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी वो बढ़ा है 1.6% पॉइंट। वो बढ़ा है, मतलब फिस्कल डेफिसिट ग्लोबल लेवल पे बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि रेवेन्यूज डिक्लाइन हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर और इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, मगर हमारे केस में ये चीज़ अच्छी है, हमने पढ़ा भी है पहले। तो यहाँ पे बता रहा है कि ग्लोबल पब्लिक डेट जो है वो भी 2023 में इंच अप हुआ है, मतलब बढ़ा है। फिर बता रहा है फिस्कल डेफिसिट एज्ड अप अक्रॉस कंट्रीज, मतलब फिस्कल डेफिसिट हर कंट्री में बढ़ा है। कब बढ़ा है, 2023 में विद रिस्पेक्ट टू 2022। एक बार देखते हैं मैं सही बोल रहा हूँ क्या। तो ये ग्रे वाला जो है ये जनरल गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी इन 2023, और ब्लू वाला जो है वो चेंज इन फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन 2023 ओवर 2022। मतलब ब्लू वाला चेंज बता रहा है और जो ग्रे वाला है वो जनरल गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बता रहा है। ठीक है, अब पहले वर्ल्ड का देख लेते हैं। तो वर्ल्ड में अगर देखें तो फिस्कल डेफिसिट लगभग 1.6% के आसपास बढ़ा है। ये चीज़ हमें बता भी रहा था शायद ऊपर, ये कहाँ गया, फिस्कल फ्रंट ग्लोबल जनरल गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट रोज बाय, हाँ ये देखो 1.6% है ना, तो हाँ दिख भी रहा है कि ये बढ़ा है। तो इंडिया का भी देख रहे हैं हम लोग अगर, तो इंडिया के साथ एक अच्छी खबर है, देखो इंडिया का नेगेटिव हो गया, दिख रहा है ना, ब्लू वाला जो बार है वो नीचे है। चाइना के साथ भी देखो अच्छी बात है ये, इनका भी नीचे है। बाकी अगर किसी का भी देखोगे एडवांस इकोनॉमीज का, वर्ल्ड का, यूएस का, ये सब ऊपर है। मतलब इन लोगों का फिस्कल डेफिसिट में जो चेंज है वो पॉजिटिव आया है, मतलब इन्होंने ज़्यादा खर्चा किया है बजाय कि जितना रेवेन्यू इन्होंने कलेक्ट किया। ठीक है, तो ऐसे इनको आप पढ़ सकते हो। फिर बोल रहा है अपटिक इन ग्लोबल डेट, 2023 में ग्लोबल डेट भी ऊपर गया है। तो अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 2022 के मुकाबले तो ऊपर है, मगर 2020 के मुकाबले नीचे है। ठीक है, फिर देखो ग्लोबल वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट बता रहा है रजिस्टर्ड मॉडरेट ग्रोथ ऑफ 0.5% कंपेयर टू, ये ऊपर अभी पढ़ा ही था हमने। फिर हाई एनर्जी प्राइसेस इन्फ्लेशन वेड हेविली ऑन द डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स रिजल्टिंग इन डिक्लाइन इन वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम फॉर 2023।
आपने ये तो पढ़ लिया कि ये कम हुआ है ग्लोबल वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, या मैं कहूँ कम ग्रोथ हुई है इसकी, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न यहाँ पे दिया है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस ज़्यादा थे, इन्फ्लेशन ज़्यादा थे, इसलिए जो डिमांड है फॉर मैन्युफैक्चर गुड्स वो कम हुई, जिस कारण से वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम 2023 के लिए कम ग्रो हुआ। ठीक है। सर्विस ट्रेड की बात करें तो ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था गुड्स के मुकाबले। ठीक है। फिर ग्लोबल एफडीआई फ्लो जो है वो भी डिक्लाइन हुआ है, ये भी हमने देखा। एक बार यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और गुड्स का वॉल्यूम, इन दोनों को देख लो, ये दोनों कम होते हुए दिख रहे हैं। ध्यान रखना ये ट्रेड ग्रोथ है, ग्रोथ दर है ना, एब्सोल्यूट टर्म्स में बात नहीं चल रही है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखें तो ये 0.5%, अभी हमने इसके बारे में ऊपर पढ़ा था। और सिर्फ गुड्स के बारे में देखें तो ये तो -0.4% चला गया। इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि सर्विसेज ने बेटर परफॉर्म किया था गुड्स के मुकाबले। तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि अगर ये पॉजिटिव है गुड्स और सर्विसेज का मिला के, तो ये किसके कारण है, सर्विसेज के, क्योंकि गुड्स ने तो लंका ही लगा दी। फिर देखो यहाँ पे बात चल रही वीकनिंग एफडीआई इनफ्लो। एफडीआई इनफ्लो में भी गिरावट हुई है 2023 में। अगर हम देखें तो ये देखो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में कम हुआ है, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में बढ़ा है एफडीआई इनफ्लो। ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे देखें तो ये कम हुआ है। ठीक है। अब इंडिया की रियल जीडीपी जो है 2024 में 8.2% से ग्रोथ अचीव करी है, बहुत अच्छी बात है। स्टेबल कंजम्पशन डिमांड और स्टेडिली इंप्रूविंग इन्वेस्टमेंट डिमांड के कारण। जीवीए के थ्रू देखें अगर तो यहाँ पे भी प्राइसेस ग्रो होते हुए दिख रहे हैं 7.2% से। यहाँ पे एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए कि उसने न चाहते हुए भी इंडिया की रियल जीडीपी जो कि 8.2 है और जीवीए जो कि 7.2 है, जो कि 1% का डिफरेंस है, उसने ये चीज़ पढ़ ली। इसको समझ भी सकते हैं। ये जो ये येलो वाली लाइन दिख रही है रियल जीडीपी ग्रोथ है, और ये जो है ये लाख करोड़ में नॉमिनल जीडीपी है। ठीक है, मतलब कि ये परसेंट में चल रहा है और नॉमिनल जीडीपी एब्सोल्यूट नंबर में। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 2024 में ये जो आपको लाइन दिख रही है ये लगभग कहाँ पे दिख रही है, ये लगभग दिख रही है 8% के आसपास, और ये नॉमिनल इससे भी ऊपर दिख रहा है। 2023 में देखो, ये देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो ये लाइन दिख रही है कुछ 6.7 के आसपास, 7.2 है ना, उतना ही होगा क्योंकि अभी ऊपर हमने पढ़ा है। देखो वापस से दिखाता हूँ, ये जो येलो लाइन है इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये 7 के आसपास दिख रहा है, तो 7.2 ही होगा। और एब्सोल्यूट नंबर में नॉमिनल जीडीपी जो है वो उसके ऊपर दिख रही है हल्की सी, है ना, तो ये इससे ज़्यादा है। तो अब अगर आपको ये डिफरेंस समझना है जीडीपी और जीवीए का, तो आपको फिर से स्टैटिक पोर्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि जो जीडीपी और जीवीए की गैप होती है उसको हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। इसमें मैंने आपको 2 सिनारियो भी बताए हुए हैं, दोनों अलग अलग तरीके के सिनारियो हैं जो जीडीपी और जीवीए के डिफरेंस में आपको समझाएंगे। तो इसको जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इस पर्टिकुलर ग्राफ को समझ पाओगे। ठीक है, तो ये आप कर लो। फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का आपको शेयर बताया है जीवीएट करंट प्राइस पे, है ना, 17, 27। अब इसको याद कैसे रखोगे मैं बता देता हूँ, 15, 25, 55। ठीक है। फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विसेज की ग्रोथ दिखाई है। देखो इंडस्ट्री ने पीक पकड़ा है, बहुत अच्छी बात है। सर्विसेज से भी ऊपर निकल गया इंडस्ट्री, ये और अच्छी बात है। और एग्रीकल्चर की ग्रोथ बहुत कम देखने को मिल रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में इरेटिक वेदर पैटर्न हमें देखने को मिला और अनइवन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून इन 2023, जिसने ओवरऑल आउटपुट को इम्पैक्ट करा। तो देखो गड्ढे में आ गया। ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग जीवीए के बारे में हमको बता रहा है वो, मतलब कि इंडस्ट्री, ये देखते हैं इतनी ऊपर क्यों गया, क्योंकि इनपुट प्राइसेस बहुत कम हो गए थे, इसने बेनिफिट किया, जो कि WPI में हमें देखने को मिला, विच लेड टू अ डिफ्लेटर ऑफ -1.7% फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब कि अच्छा हुआ ये। ठीक है, तो ये हमें अच्छा होता दिख रहा है इनपुट प्राइसेस कम होने के कारण। फिर ये बात कर रहा है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के बारे में। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स क्या होते हैं,
जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, और उन चेंजेस को पकड़ के हमारी सरकार बता पाती है कि हमारी इकोनॉमी कैसा काम कर रही है। जैसे जीएसटी कलेक्शन, जैसे ई वे बिल, ये हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर होते हैं। और कौन से होते हैं? तो और होते हैं जैसे कि यूपीआई और एटीएम के ट्रांजेक्शन्स, है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मंथली पावर कंजम्पशन, ये सब हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर होते हैं। तो इन हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर ने भी सर्विस सेक्टर में ग्रोथ को रिफ्लेक्ट किया है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिला कि सर्विस सेक्टर भी बड़ा तो है, मगर इंडस्ट्री उससे भी ज़्यादा बड़ी है। क्यों? क्योंकि इनपुट प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, गलतियां मत करना, ये एब्सोल्यूट नंबर में हम बात नहीं कर रहे हैं। एब्सोल्यूट नंबर में तो सर्विसेज ही ऊपर रहेगी, हम बात कर रहे हैं ग्रोथ पे। तो ग्रोथ में अगर देखें तो एग्रीकल्चर ले डूबा, इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और सर्विसेज ने उससे कम अच्छा परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। देखो यहाँ पे प्राइवेट कंजम्पशन की बात कर रहा है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो 4% से बढ़ा है रियल टर्म्स में। देख लेते हैं। अच्छा, इसका ग्राफ नहीं है, हाँ तो बढ़ा है, मानना पड़ेगा फिर, ठीक है। फिर ये बता रहा है व्हीकल सेल, ये व्हीकल सेल भी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर में आता है, वो भी बढ़ता हुआ दिखा रहा है। फिर बता रहा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। तो इंडिया बीच में है अभी प्राइवेट कैपेक्स अप साइकिल में, मतलब अभी पूरी तरीके से हम बड़े भी नहीं है, मगर पूरी तरीके से हम गड्ढे में भी नहीं है। तो ये जो कैपेक्स की अप साइकिल है, मतलब बढ़ने की ओर, जो कि गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर से जिसको और ज़्यादा थ्रस्ट मिला है। तो ये हमको समझाना चाह रहा है कि क्योंकि गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाया है, तो प्राइवेट प्लेयर भी अपने साइकिल को ऊपर लेके जा रहा है, मतलब खर्चा बढ़ा रहा है। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के द्वारा इंक्रीज हुआ है इतना % बाय इन 2023। अच्छी बात है। यहाँ पे देख भी सकते हो प्राइवेट कॉर्पोरेट का कैपेक्स, कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर जनरल गवर्नमेंट का फोकस क्या है? बिल्डिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी। यूनियन में भी देख सकते हो 2023-24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, स्टेट में भी देख सकते हो बढ़ाया है, सेंटर ने भी स्टेट को फंड दिया है कि बढ़ाओ। हाउस होल्ड आवास योजना के थ्रू घर बनाना, ये फोर फ्रंट है कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस का, ठीक है। अब आते हैं क्रेडिट डिस्पर्सल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। एमएसएमई को एंड सर्विसेज कंटिन्यूज टू ग्रो इन डबल डिजिट डिस्पाइट अ हायर बेस, मतलब कि अच्छी बात है। ये बोलना चाह रहा है एमएसएमई में एक तो बेस भी बढ़ा है, और उसके बावजूद जो क्रेडिट डिस्पर्सल है वो ज़्यादा हुआ है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा है कि जो क्रेडिट ऑफ टेक लार्ज इंडस्ट्रीज़ में हुआ है उसकी ग्रोथ कम है, बजाय कि अगर हम एमएसएमई से कंपेयर करें। मतलब जैसे एक रिलायंस है और एक कोई छोटी सी उद्योग है एमएसएमई, तो इन एमएसएमई को मिला के अगर देखें तो इनमें क्रेडिट ऑफ टेक ज़्यादा हुआ है बजाय कि इन लार्जर इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि इनके पास तो पैसा खूब है। ये एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस के थ्रू बहुत पैसा उठाया है इस बार, 70.5%, है ना। प्राइवेट प्लेसमेंट प्रीफर्ड चैनल रहा है कॉर्पोरेट्स के लिए, ये फाइनेंशियल मार्केट में कूद चुके हैं अब हम, है ना। हाउस होल्ड की सेविंग बताइए इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल असेट, तो फिजिकल असेट में सेविंग बढ़ रही है, अच्छी बात है। सेविंग इन फिजिकल असेट एज % ऑफ जीडीपी, जीडीपी जिस गति से बढ़ रही है उस गति से हमारी क्या हाउस होल्ड सेविंग भी बढ़ रही है, सॉरी, जिस गति से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, क्या फिजिकल असेट में सेविंग भी उस गति से बढ़ रही है क्या? ये कैसे देखेंगे? जैसे ये ब्लू वाला हमें बता रहा है फिजिकल असेट्स में सेविंग, तो ये बढ़ी, और रेड वाला हमें बता रहा है कि फिजिकल असेट में जो सेविंग है एज % ऑफ जीडीपी कैसी बढ़ी, तो वो भी हमें बढ़ती हुई दिख रही है ना, ठीक है। फिर लार्ज कॉर्पोरेट टैपिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, कॉमन सेंस की बात है, एमएसएमई थोड़ी टैप करेगा, तो बड़ी बड़ी जो उद्योग हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, ठीक है। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? एमएसएमई के पास। इसीलिए दिखाया है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैटरिंग कर रहा है इन्वेस्टमेंट डिमांड को एमएसएमई की। देखो एमएसएमई में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है बैंक क्रेडिट। तो अगर हम यहाँ पे देखें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, तो देखो यहाँ पे कम हुआ है, उसके एवज में देखें एमएसएमई को, तो देखो उससे ज़्यादा हुआ है ना। यही वो समझाना चाह रहा है। और हाउसिंग में तो सबसे ज़्यादा ध्यान है, तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। बड़ी इजी सी ग्राफ है, बस आपको समझ में आना चाहिए। बस इसके बाद से अब जो भी डाटा आपको यहाँ पे दिख रहा है
ठीक है, जैसे ग्रोथ इन जीडीपी, जीवीए, इसके कंपोनेंट में ये जितने भी फिगर्स आपको दिख रहे हैं, इसको मैं अलग तरीके से आपको सॉल्व करवाऊंगा, और यही चीज़ मैं आपको अभी और अच्छे से समझाऊंगा। इस चीज़ को इंडियन इकोनॉमी कोर्स में इनकॉर्पोरेट करने में मुझे कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, एकदम हड़बड़ी मत करना। मैं इस कोर्स में बहुत अच्छे मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। कुछ टाइम में आपको जब ऐसे बहुत से ग्राफ्स मिलेंगे, बहुत से ग्राफ, मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें बनाई हैं जहाँ पे हर चीज़ को आप खुद से लिखोगे, मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊँगा, मैं सिर्फ आपको समझाऊँगा, हर ग्राफ को आप खुद ड्रॉ करोगे और उसके चीज़ें नीचे लिखोगे भी कि उससे आपको क्या सीखने को मिला, ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ें। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमिक सर्वे में इसके आगे के जितने भी डाटाबेस हैं वो मैं स्टैटिक पोर्शन से मिला मिला के इंडियन इकोनॉमी कोर्स में कवर करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के थ्रू जो मैं इंडियन इकोनॉमी कोर्स में करना चाह रहा हूँ। That's it from my side for this particular analysis. We'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.